लगातार प्रयासों से, लगातार कोशिशों से कहते हैं कि इतनी कोशिश करो कि आसमान में एक पत्थर उछालो तो आसमान को भी फाड़ के निकल जाए। इतनी कोशिश करो कि बंजर जमीन में भी फसल उग जाए। तो लगता है वो कोशिश कामयाब होती जा रही है। और EPS 95 बुजुर्गों के सहयोग से, और जो उनका जो मुद्दा था, जो पेंशन का मुद्दा था, उस मुद्दे पे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। और मैंने कहा ना कि एक दिन का मैंने जो चैलेंज किया था, मैं खुश हूँ इस बात को देकर के मुझे इतने फ़ोन आए हैं उस एक दिन के चैलेंज के लिए। तो सबने उस एक दिन के चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं तारीख बता दूँ। तारीख मैं बताऊँगा आपको। तारीख बताने से पहले मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ कि दिल्ली कब आओगे, कैसे आओगे, ये बात तो है ही है। और मैं ये बता दूँ आपको कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, जो पहला हफ्ता होता है, उसके आखिर में लगभग आपको तारीख मिलेगी। तो इतना समझ लीजिए कि आज से लगभग 7-8 दिन हैं आपके पास। उस तारीख में आपको आना है। तो अभी से आप अपनी तैयारी कर लीजिए। अप्रैल के पहले हफ्ते में करीब 3 तारीख से लेके और 7 तारीख के बीच में मैं आपको तारीख बताऊंगा। तो अभी तारीख कंफर्म नहीं है, हम लोग पुलिस परमिशन ले रहे हैं। तो परमिशन आज हो गई है लगभग। मुझे थोड़ी अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग देने के बाद मैं आपको उस जगह का खुलासा कर दूंगा जहां पे आपको आना है। तो आपको ये विषय में और विस्तार से बात करूंगा वीडियो के आखिरी में कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने लोगों की व्यवस्था हुई, क्या टाइमिंग है और कैसे आना, ये सब चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ बुजुर्गों की हेल्थ के बारे में। मैं बात करना चाहता हूँ मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में। मैं बात करना चाहता हूँ सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर किस तरीके से व्यवस्थाएं नहीं हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर आप इलाज कराने जाते हो तो आपके इलाज में आपका मकान बिक जाएगा, दुकान बिक जाएगी, प्रॉपर्टी बिक जाएगी, सारी जमा पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी। और इतना मोटा बिल बनाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, उसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए, उसके बाद भी आदमी की जान बच जाए तो ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत मोटा बिल बनाने के बाद क्या होता है अक्सर कि व्यक्ति की जान चली जाती है। भाई नहीं बच पाता है। तो दिल्ली के अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है किसी बुजुर्ग की या किसी व्यक्ति की प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बिल बना देते हैं, वेंटिलेटर पे रखे, ICU का चार्ज रखे, 10-10 लाख, 20-20 लाख बिल बना देते हैं। और कुछ हॉस्पिटल तो बॉडी देने से मना कर देते हैं। मतलब व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी बिल चलता रहता है, मीटर चलता रहता है और बॉडी तब देते हैं जब आपको पैसा देना पड़े। तो यानी कि मृत्यु भी आपकी कष्ट से फ्री नहीं है। मृत्यु के बाद भी कष्ट है, मतलब आपके परिवार को कष्ट होने वाला है। ऐसी दशा हो रखी है देश की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लूट मचा रखी है। तो इसके खिलाफ बहुत आंदोलन हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ। उन आंदोलनों का मैं भी सहभागी रहा। कई जगह हमने हॉस्पिटल्स के सामने प्रोटेस्ट किया और लोगों की हम डेड बॉडी निकाल के लाए। मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ कि कई जगह ऐसा हुआ कि जहाँ पे हमें ऐसा करना पड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद फिर ये चेंज हुआ कि ये अब बॉडी दे देते हैं। अगर फिर भी ये डराते धमकाते हैं। तो कहते हैं कि आदमी मरता तो मरता, जिंदा तो जिंदा, मरते हुए को भी पीछा नहीं छोड़ते ये लोग। तो इस विषय पे बहुत सारे NGO और संगठन काम कर रहे हैं। भारतीय मानव अधिकार मोर्चा एक संगठन है, दिल्ली का बहुत बड़ा संगठन है, वो भी इस विषय पे काम कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया था आज से करीब 5 साल पहले। और उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जो कानून मृत्यु को टेंशन फ्री कर दे। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका बिल माफ किया जाना चाहिए। ये मानवतावादी कदम था, क्योंकि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक तो बंदा चला गया, ऊपर से उसका बिल इतना बड़ा हो जाता था कि उसको बिल को देते देते उसका परिवार भी चला जाता था, आर्थिक स्थिति भी चली जाती थी। तो इसलिए एक कानून की मांग की गई जो भारतीय मानव अधिकार मोर्चा की तरफ से। और उस कानून को बनाने का सौभाग्य, उसको लिखने का, उसको ड्राफ्टिंग करने का सौभाग्य मुझे ही मिला। कहा कि मनोज, आप थोड़ा सा जानते हो तो इस बिल को ड्राफ्ट कर दीजिए। तो मैंने उस बिल को ड्राफ्ट किया। उस बिल का नाम था लूट मुक्त मृत्यु बिल।
मतलब जो लूट हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल से, उससे मृत्यु जो हो जाए किसी व्यक्ति की प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो मृत्यु उससे मुक्त होनी चाहिए, लूट से मुक्त होनी चाहिए। मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति नहीं छीनी जानी चाहिए, क्योंकि मर गया तो सरकार उसका बिल माफ करे। जिसकी भी, तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर किसी की मृत्यु हो जाए, तो अगर मृत्यु होने के बाद उसका जो बिल है उस समय हॉस्पिटल में जो भी उसका, वो माफ करना चाहिए। इसको लेके 2019 में बहुत बड़ा मार्च निकाला गया राजघाट तक, और लूट मुक्त मृत्यु बिल समिति एक संगठन के जरिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। उसी संगठन ने, अब जब वृद्धों की बात उठी तो उसने कहा कि मनोज जी, हम आपके साथ हैं, हम ये चाहते हैं, बुजुर्गों की पेंशन की तो बात कर रहे हो, उनके सेहत की भी बात होनी चाहिए, और उनका जीवन मृत्यु दोनों की बात होनी चाहिए, और उनका सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए। तो क्यों ना बुजुर्गों का, क्योंकि ज़्यादातर तो बुजुर्ग ही हॉस्पिटलाइज होते हैं, और आजकल क्योंकि सरकारी सुविधाएं हैं नहीं EPS 95 के बुजुर्गों के लिए, तो फिर उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करना पड़ता है। और कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि कहीं बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाए और व्यक्ति की जान से हाथ धोना पड़े, तो बिल इतना बन जाता है कि उनके बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी, मतलब सब कुछ, पूरा परिवार का परिवार बर्बाद हो जाता है। तो मनोज जी, आप हमारे इस मुद्दे को भी शामिल कर लीजिए कि लूट मुक्त मृत्यु बिल, यानी इंसान जब मरे तो कम से कम तब तो ये राक्षस उसका पीछा छोड़े। जब कोई व्यक्ति मर जाए तो कम से कम सरकार इतना तो कहे कि उसकी मृत्यु है वो तो कम से कम शांति प्रिय तरीके से हो सके, वो तो भय मुक्त हो सके, वो तो कर्जा मुक्त हो सके। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, वो ये चाहते हैं, क्योंकि ये बुजुर्गों का ही मुद्दा है, तो क्यों ना हम उसको समर्थन करेंगे, ऐसा व्यक्ति जो इस मुद्दे को भी समर्थन करेगा, तो बड़ा मानवतावादी मुद्दा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हमें भी ये जो प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट मच रही है, इसको रोकने के लिए जो है उनको भी साथ में लेना चाहिए। और ये गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये गरीबों से नहीं कहूँगा मैं, खासकर उन लोगों से जो इलाज कराना चाहते हैं और कम से कम सरकारी हॉस्पिटल में उनके पास कोई सुविधा है नहीं, कोई तरीका है नहीं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो उनको इतने बड़े बड़े बिल बना दिए जाते हैं कि उनका पूरा परिवार कर्जे में आ जाता है। तो ऐसे लोग, और ज़्यादातर इसमें हमारे बुजुर्ग ही होते हैं, क्योंकि सेहत की संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो किडनी की हो, हार्ट की हो, ये सब बुजुर्गों को ज़्यादा होती है, उम्र की वजह से होती हैं, क्योंकि हार्ट की अभी बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं, और ये समस्याएं आने वाली हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलेगा। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें क्या भारतीय मानव अधिकार मोर्चा जैसे समूह को भी शामिल कर लेना चाहिए, जो ऐसी मानवतावादी सोच के साथ चल रहे हैं कि लूट मुक्त मृत्यु बिल जैसा एक बिल प्रावधान हो कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो सरकार उसका बिल माफ करे। इसका प्रावधान कैसे होगा, इसका फंड कैसे होगा, उसका पूरा तरीका मैंने बनाया था, उस समय हमारी पूरी टीम ने बनाया था, मैं ही लीड कर रहा था। तो उसमें ये व्यवस्थाएं बनाई थी हमने कि CSR जो होता है सरकार का, जो कंपनियां, कॉर्पोरेट कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो CSR देती हैं सरकार को, जो फंड इकट्ठा करती हैं, खर्च करती हैं, उसमें हेल्थ नहीं था, तो हेल्थ में भी, हेल्थ सेक्टर भी उसमें सरकार कानून ला के जोड़ दे। तो जैसे शिक्षा के लिए अन्य मदों में जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कम से कम बुजुर्गों के लिए भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। कहने का मतलब है कि बुजुर्गों का, या जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और किसी कारण बस अगर वो जिंदा नहीं बच पाते हैं, तो कम से कम वो इस भय से मुक्त हो जाए कि मृत्यु के बाद उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, उसको बिल भरते भरते कंगाल नहीं होना पड़ेगा। तो ये मुद्दा है, और ये मुद्दा बड़ा संजीदा है और बुजुर्गों का मुद्दा है। और इस मुद्दे पे बहुत सारे लोग, सबके, चाहे वो जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करा रहे हैं, और ज़्यादातर तो EPS 95 के ही लोग हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं उनका इसी एक कार्ड बन जाता है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती है, सैनिकों को भी मिल जाती है, हमारे जो और हैं, लेकिन EPS 95 तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लड़ ही रहे हैं। तो कम से कम ये जो मानवतावादी मुद्दा है, ये हमें अपने इसमें शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि करना चाहिए भाई। कोई भी मानवतावादी मुद्दा हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो हमारी सेहत से जुड़ा है, हमारे बुजुर्गों की सेहत से जुड़ा है, और वो लोगों की शक्ति भी हमारे साथ आएगी, उन लोगों की सामर्थ्य आएगी, रिसोर्स आएगा। उन्होंने पहले, मैं बता दूं आपको, लगभग 1000 लोगों का एक मार्च निकाला था उन्होंने पूरा, जो लक्ष्मी नगर से गांधी जो है हमारा, क्या बोलते हैं ये,
राजघाट गांधी समाधि तक गया था, पैदल मार्च निकाली थी उन लोगों ने। 2019 में बहुत बड़ा 3 मार्च को निकाला था, 3 मार्च महामार्च। तो ऐसे हजारों लोग हैं दिल्ली के अंदर जो इस मुद्दे को समर्थित करते हैं। अगर हम उनको भी साथ ले लेंगे, वो भी मानवतावादी मुद्दा है, वो गैर राजनीतिक लोग हैं, उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो बुजुर्गों की और समाज का हित करना चाहते हैं। तो क्या हमें उन्हें ले लेना चाहिए साथ? यदि आप कहोगे तो मैं जो अगली मीटिंग है उसमें उनको भी बुला लूंगा और उनको भी हम अपने साथ जोड़ लेंगे, जिससे ये जो हमारी मीटिंग होने वाली है, दिल्ली की मीटिंग, जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें चर्चा होगी पूरी तरीके से कि कैसे दिल्ली फतेह करनी है, उस विषय पर विस्तार से हम लोगों की बात हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि लूट मुक्त मृत्यु बिल को भी शामिल कर लेना चाहिए, तो प्लीज इस पे यस लिख दीजिए, जिससे हम उन बुजुर्गों के लिए सेफ गार्ड बना सकें, उनके परिवार के लिए सुरक्षित माहौल बना सकें और अपने अपने जो जुड़ रहा है, ग्रुप जुड़ रहे हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो मैं कोशिश करूंगा, अगर आप यस कहेंगे तो मैं उनको भी बुलाऊंगा इस प्रोग्राम में और आप सबसे मिलेंगे। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं, जो बुजुर्गों से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, पेंशन से जुड़े हुए हैं, वो हम धीरे धीरे एकत्रित करते जा रहे हैं और लोग खुद ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोग खुद अप्रोच कर रहे हैं कि भाई इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पे आप लोग काम कर रहे हो, तो ये भी मुद्दा शामिल कर लो। एक बात और बताना चाहता हूँ कि पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, उड़ीसा से फ़ोन आया, पंजाब से फ़ोन आया, गुजरात से फ़ोन आया, कलकत्ता से फ़ोन आया, यूपी से फ़ोन आए, अलग अलग टीमों ने फ़ोन किए, बागपत से फ़ोन आया, बड़ौद से फ़ोन आया, सब जगह से फ़ोन आया, सब लोग तैयार हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप पे नहीं आए हैं अभी, वो व्हाट्सएप पर आ जाएं प्लीज़ और मुझे लिख दें, अपना लिख दें, जैसे मैं व्यवस्था कर पाऊं लोगों की। बेशक एक दिन का प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जगह देखनी पड़ेगी, कितने लोगों की मतलब जहाँ पे मीटिंग हो जाए, वो जगह भी हमें हॉल लेना पड़ेगा। तो वो सब हमें और आज ही करना है, हमें कल तक ये सारा काम करना है। तो मैं आज शाम तक चाहता हूँ जो लोग मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे, नंबर आपको पता ही है या फिर से दोहरा दूं, फिर से दोहरा देता हूं मैं, 8375009595 पे व्हाट्सएप कर दें कि भैया आप आ रहे हो। बहुत सारे लोगों ने कर दिया, उनका शुक्रिया। बहुत सारी टीम आ रही है, ग्रुप में लोग आ रहे हैं, उन सबका शुक्रिया। आप एक दिन के लिए आओ और एक दिन का चैलेंज आपने जो स्वीकार किया है, वो मैं बहुत मुझे खुशी हुई कि सब लोगों ने कहा और काफ़ी बड़े पैमाने पे लोगों ने सकारात्मकता दिखाई। 1-8% लोग इसके विरोध में हैं, तो वो तो हमेशा रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे भी हमें ज्ञान मिलता है भाई, हम और अपने आप में सुधार करेंगे, कोई हमें कमी पेशी रहे तो हम तैयारी में पूरी तरीके से हैं कि जल्दी ही अप्रैल के पहले हफ्ते में हम ये काम करेंगे। और आज तारीख मैं डिसाइड नहीं करूंगा, तारीख मेरे पास आ चुकी है, जगह भी मेरे पास बुक हो चुकी है, लेकिन मैं कल बताऊंगा। कल मैं जब उसका पूरा 100% श्योर हो जाऊंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम को जब वीडियो आए तो आपको तारीख पता चल जाए। और कल है 28 तारीख, 28 तारीख की शाम तक या आपको सुबह तक 29 तक अगर तारीख आपको पता चल जाएगी, तो कम से कम आपको 1 हफ्ते का समय होगा। आप देश के किसी भी कोने से आना चाहते हैं तो आराम से आप आ सकते हैं। 1, 2, 3 जितनी भी संख्या हो, आपकी टीम के साथ आ रहे हो, मुझे बता दीजिए, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे व्यवस्था रखूंगा। लगातार हम EPS 95 का मुद्दा उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। आपका सहयोग समर्थन के लिए धन्यवाद। एक बुजुर्ग ने मुझे किसी गांव से फ़ोन किया कि मनोज भाई आप बताओ, मैं आपकी लड़ाई में धन का भी सहयोग होना चाहिए, तो मैं आपको अपने 1 महीने की सैलरी अकाउंट में डाल देता हूँ। मैंने कहा नहीं, 1 महीने की मुझे सैलरी की बात नहीं है, ये बात है सहयोग की। आपने ये कहा, ये बहुत अच्छी बात है। जब सब लोग कहेंगे कि भाई कुछ अभी तो ऐसा कुछ फंड की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ 5 तारीख 6 तारीख के बाद जब हमारे प्रोग्राम हो जाएंगे, 6-7 तारीख तक प्रोग्राम हमारे हो जाएंगे, उसके बाद हमें कुछ ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी आपके सामने रखा जाएगा। और क्या तरीका हो, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, कैसे हम लोग उसको इकट्ठा करें, वो हम मतलब 6-7 तारीख के बाद डिसाइड करेंगे। अभी हम उस विषय पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, आप अपने से ही तैयार करो, आप ही का आंदोलन है और आप ही को लड़ना है, आप ही को आना जाना है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, बाकी हम सब मिलके करेंगे और लड़ेंगे, जीतेंगे। देखते रहिए मिनी संसद।